ये आगे बढ़े, उन्नति करें और हम सबका नाम रोशन करने का काम करें। आज कोई भाषण का औचित्य नहीं था, इसलिए जब भाषण की बात आई तो हमने कहा अच्छा खासा अल्लाह का कार्यक्रम चल रहा है, उसको चलने दो, इसके बीच में भाषण की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोग नहीं माने, कहा नहीं भाषण होना चाहिए, तो हमने कहा चलो हम लोग तो नेता है, कहीं भी खड़ा कर दो, बोलना शुरू कर देते हैं। तो साथियों, मैं सबसे पहले आप सबका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आभार इसलिए कि आज से लगभग 1 साल पहले जब चुनाव चल रहा था विधानसभा का, तब आप सबके बीच में मैं नया था, बहुत सारे लोगों से मैं परिचित भी नहीं था। उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए आप लोगों ने अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य को, अपने बेटे को भरपूर आशीर्वाद देकर एक ऐतिहासिक जीत दिलाने का काम किया, लगभग 55,000 वोटों से। इसके लिए मैं हृदय से आप सबका आभार और अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ। आपने भरोसा किया अपने घर के इस बेटे पर कि एक बार इनको भी काम करने का अवसर प्रदान किया जाए, एक बार इसको भी देखा जाए। जब हम बाहर वालों पर भरोसा कर लेते हैं, दिल्ली वाले पर भरोसा कर लेते हैं, लखनऊ वाले पर भरोसा कर लेते हैं, कानपुर वाले पर भरोसा कर लेते हैं, और यही बात हमने चुनाव के दौरान भी आप लोगों से कही थी। आपको याद होगा कि अगर चाचा आपके घर की तिजोरी की चाबी आपका कोनो देख पड़े तो कैका दो, अपने घर के बेटे को दो कि पड़ोसी घर वाले का दो कि दूसरे गाँव वाले का दो। तो गाँव के लोग कहते थे कि नहीं अपने घर के बेटे को देवे, और हम कहते अगर बेटा चाहे जितना नालायक हो, चाहे जितना नालायक हो, लेकिन हर माँ बाप सोचता कि एक बार कार्ड गाड़ के मांग के कैसे 50,000 लाख रुपया दे, एक बार धंधा जरूर करा दे इसको। हर माँ बाप की इच्छा होती है, तो एक मौका जरूर देता हर माँ बाप। वही मौका शायद सोच के हमारे क्षेत्र के बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, हमारी माताओं बहनों ने, सब लोगों ने अपने परिवार के सबसे छोटे सदस्य को एक मौका काम करने का अपने क्षेत्र में दिया। इस मौके में हमारे पास मात्र 2 साल का समय हमको मिला। आप सबको पता है कुछ छुपा नहीं है, और चुनाव के दौरान भी इस तरीके की बातें हम सबके बीच में हुआ करती थी कि अगर पंकज गुप्ता चुनाव जीत जाएंगे, 2 साल का समय होगा, विपक्ष में होंगे तो क्षेत्र में कौन सा विकास करा लेंगे, कौन सा नया काम करेंगे, कैसे क्षेत्र में आएंगे, कैसे मिलेंगे, जैसे सब आते हैं वैसे काम करेंगे। और हम भी जब क्षेत्र में घूमते थे तो नेताओं की क्षेत्र अपने क्षेत्र में, अपने उन्नाव विधानसभा में सबसे ज्यादा खराब थी। हम तो अगर इतिहास के पन्ने आप उठाकर देखो तो नेताओं की छवि कितनी अच्छी एक जमाने में हुआ करती थी। महात्मा गांधी जी नेता थे, एक जमाने में सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, न जाने कितने नेता हुआ करते थे, और देश और समाज के लोग सम्मान से उनका नाम लिया करते थे। आज नेताओं की छवि क्या हो गई है? गाँव में जरा सा भी लड़का खुराफाती हुआ, बदमाश हुआ, लोफर हुआ तो कई बहुत बड़े नेता बन गए। ये स्थिति नेताओं की हो गई है। नेताओं के क्षेत्र में अपने भी छवि सबसे ज्यादा खराब थी। अगर जनपद में किसी भी विधानसभा की तुलना कर लो तो अपने क्षेत्र में नेताओं की छवि सबसे ज्यादा खराब हो चुकी थी। हम गांव में जाते थे, चुनाव के दौरान लोगों से पूछते थे कि अगर चुनाव जीत जाए तो कोई काम बताओ हमारे लायक हो, तो गांव के लोग, बुजुर्ग नहीं बताते थे, माताएं बहनें नहीं, हमारे नौजवान साथी पुरुष भाई नहीं बताते थे, लेकिन माताएं बहनें खिड़की खोलकर जरूर कहती थी कि आज हमको दिखाई दे रहे हो, जीतने के बाद 5 साल बाद दिखाई देंगे। ये स्थिति हमारे क्षेत्र में नेताओं की होगी। आप छोड़ दीजिए सांसद को, आप छोड़ दीजिए विधायक को, क्षेत्र में जिला पंचायत सदस्य तक की पलट कर देखने नहीं आते। ये क्षेत्र के लोग हमको बताया करते थे, ये हकीकत है। और हमने आपसे वादा किया था कि हम आपके घर के हैं, उन्नाव के हैं, अगर एक बार आपने हमको सेवा करने का मौका दिया तो ईमानदारी से सेवा करते हुए 24 घंटे 365 दिन आपके बीच में उपलब्ध रह के आप सबके चरणों की सेवा करने का काम जरूर करने का काम करेंगे। और आप यकीन मानो, हम सुबह उठते हैं, हमारी दिनचर्या आप किसी से पता कर लो, कोई छुपाने वाली बात नहीं। हम सुबह उठते हैं 7 बजे, 7:30 बजे, उसके बाद बिना नहाए धोए नीचे बैठ जाते हैं घर में, 12 बजे तक की जनता से मिलने का काम करते हैं, और उसके बाद क्षेत्र निकल आते हैं, रात को 11-12 बज जाता है। इसके अलावा क्षेत्र के अलावा हमारा कहीं जाने का काम नहीं होता। आप पता करके देख लो हमारे बारे में, कभी आके देख लो आके हमारे बारे में। तो साथियों, जहां तक विकास की बात है, आप सबसे कुछ छुपा नहीं है। जब इस क्षेत्र में हम चुनाव जीते तो सबसे पहले हमने सर्वे कराया बिजली का। अभी चाचा हमसे पूछ रहे थे, बगल में बैठे हुए हैं, उनसे बात हो रही थी, हमसे कह रहे थे ये बताओ अपने चुनाव से पहले क्या हमारे गांव में बिजली आ जाएगी? हमने कहा आपके गांव का हम वादा नहीं कर रहे हैं, आप भरोसा रखो। जो हमने सर्वे कराया था, चुनाव जीते थे, उस समय 400 गाँव हमारी विधानसभा में है, नजरे खेड़े मिलाकर 400, और 400 गाँव में सिर्फ 190 गाँव में बिजली थी, 210 गाँव में बिजली का तार भी नहीं पहुंचा था। वहाँ के लोगों ने अपने गांव में जलता हुआ बल्ब कभी नहीं देखा। और गांव बिजली की स्थिति है कि बिना बिजली के विकास अधूरा होता है। अगर बिजली आपके क्षेत्र में आ जाए तो पीने का पानी अपने आप उपलब्ध हो जाएगा। आप बोरिंग करा लो, समरसेबल लगा लो,
अगर बिजली आपके क्षेत्र में आ जाए तो खेतों में ट्यूबवेल लगा लो, आप खेतों की सिंचाई कर सकते हो। अगर बिजली आपके घर में आ जाए, गांव में आ जाए, तो बच्चों की पढ़ाई अपने आप होना शुरू हो जाएगी, देर रात तक के बच्चे पढ़ सकते हैं। और जैसे हमारे उन्नाव के, लखनऊ के, कानपुर के बच्चे डीएम और एसपी बनते, वैसे डीएम और एसपी बनने का काम गाँव से ही कर सकते हैं। अगर बिजली आपके गांव आ जाए तो आप गांव में छोटे छोटे रोजगार कर सकते हो, आप चक्की लगा सकते हो, आप स्पेलर लगा सकते हो, और न जाने कितने काम कर सकते हो, और गांव से ही अपना विकास करके रोजी रोटी कमाकर जीवन यापन करने का भी काम कर सकते हो। तो बिजली तो मूलभूत आवश्यकता है, और काम एक बार पिछड़ जाए, लेकिन बिजली का काम तो हमारे क्षेत्र में सबसे पहले होना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है राजनीति का कि हमने बहुत सारे सांसद चुने, बहुत सारे विधायक चुने, मंत्री भी बनाए। इन 70 साल की आजादी के बाद देश हमारा आजाद हुआ, 400 में से सिर्फ 190 गांव में सारे नेताओं ने मिलकर बिजली देने का काम किया। हमने दादा से कहा, दादा ने कहा हमारे गांव, हमने कहा भरोसा रखो, 2017 के चुनाव में हम तभी कदम रखेंगे जब उन्नाव विधानसभा के सारे मजरे, सारे खेड़े, पूरे 210 गाँव में विद्युतीकरण का काम करा देंगे, उसके बाद ही आपके बीच में कदम रखने का काम। इन 70 सालों में हो सकता है इन लोगों ने 190 गांव में बिजली दी है, लेकिन इन 2 सालों में पूरे 210 गांव में बिजली देने का काम करेंगे। बड़ी समस्या आती है, ये बिजली का पैसा कोई प्रदेश सरकार का नहीं है, ये केंद्र सरकार से पैसा आता, हम अपनी विधायक निधि से पैसा मिला कर दे रहे हैं। जहां जहां केंद्र सरकार का पैसा नहीं पहुंच रहा, वहां विधायक निधि का पैसा देने का काम करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, उनको प्रदेश सरकार के नेता, जो कुछ नहीं है, हम नाम नहीं लेंगे, जो प्रधान नहीं है, जो बीडीसी नहीं है, जो जिला पंचायत सदस्य नहीं है, जो विधायक नहीं है, वो श्रेय लेने का प्रयास करने लगते हैं। हमको कोई इतना बता दे, ये मुआवजा जो बढ़ रहा है गरीबों में, किसानों में, ये मुआवजा का पैसा कहाँ से आ रहा है? कोई आदमी इस गाँव का खड़ा होकर बता दे कि इसमें प्रदेश सरकार की 4 आने की कमाई है? कोई बता दे, ये पूरा पैसा केंद्र सरकार का। और अभी हमने, जब अभी किसानों के नुकसान हुआ, ओलावृष्टि हुई, अतिवृष्टि हुई, उस समय भी कोई पैसा बटने वाला नहीं था। हमने अपने विधानसभा के क्षेत्र के किसानों से पूछा, अपने भाइयों से पूछा था कि जरा आप लोग बताओ कि कभी कुछ मुआवजा मिला, कभी कुछ हुआ? तो लोग बताते थे मुआवजा मिलता है। तो हमने कितना मिलता था अपने क्षेत्र के लोगों से पूछा, तो किसी ने बताया 8 रुपया की चेक मिलती थी, 10 रुपया की चेक मिलती थी, इससे ज्यादा पैसा कभी हमारे क्षेत्र में किसानों को मुआवजे के रूप में नहीं मिला। मिला होता था बता दीजिएगा, ऐसे ही पैसा मिलता था। तभी कष्ट हुआ हमारे पास, जब किसान दौड़ के आए तो हमने रातों रात संजू बालियान जी को सरोसी में मीटिंग कराने का काम किया। और मैं बधाई देना चाहता हूं आप लोगों को कि अपने आप अपार भीड़ उस दिन उभरी, अपने आप इतने लोग वहां पर पहुंचे कि बालियान जी ने जो पिछला सूखे का पैसा था 730 करोड़ रुपया, उसकी जांच कराई, वो आज बढ़ रहा है। और उसके बाद जनपद में सबसे ज्यादा पैसा अगर किसानों को मिला है तो अपनी विधानसभा में मिला, और गाँव में मिलाने का काम भी किया जाएगा। आप भरोसा रखो। अभी केंद्र सरकार ने 2800 करोड़ रुपया प्रदेश सरकार को दिया। अभी 10 दिन पहले हम दिल्ली में थे, बालियान जी से मिले थे। 2800 करोड़ रुपए की चेक प्रदेश सरकार को अभी 10 दिन पहले दी है, उसका 4 आने भी अपने जनपद में आया नहीं है। पिछला भी 730 करोड़ रुपया सूखे का देने वाले नहीं थे। अगर जांच ना होती, अगर देना होता तो पिछले सूखे के समय देते। अब की बार जब बरसात हो गई, बरसात चल रही है, 1 साल बाद उनको देने की क्यों सूझी? और सिर्फ चेक बांटने के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेता, जो बीडीसी भी नहीं है, प्रधान भी नहीं है, वो हमारे बीच में आया, लेखपाल और प्रधान को लेकर के लोग चेक बांट रहे। हमको विधायक क्षेत्र के विपक्ष में, इसलिए हमको सूचना भी नहीं देते हो। चेक बंटवाने का बनवाने का काम हमसे कराते हो, पैसा मोदी जी से लाने का काम करते हो, और चेक बंटवाने का काम किससे करते हो? जो विधायक भी नहीं है, जो प्रधान भी नहीं, जो बीडीसी नहीं, उनको खड़ा करके उनसे चेक बंटवाकर फोटो खिंचवाने का काम करते हो। इससे बड़ी शर्म की बात कोई हो नहीं सकती। आप कहते हो विकास की बात, हमको बताइए, आप तो 33 साल से यहाँ से विधायक रहे, सांसद रहे, मंत्री रहे। ये सरोसी की सड़क खराब है तो 1 साल में पंकज गुप्ता ने तो नहीं खराब कर दी। ये अगर चौरा का पुल नहीं बना तो 1 साल में पंकज गुप्ता का इसके लिए तो दोषी नहीं है। संपर्क खेड़ा के संपर्क मार्ग नहीं बना था तो पंकज गुप्ता तो दोषी नहीं थे। बरकोता की झील नहीं साफ हुई तो पंकज गुप्ता दोषी है, 20 साल से नहीं साफ हुई। सिटी जेल ड्रेन 2500 साल से नहीं साफ हुई तो पंकज गुप्ता दोषी थोड़े हैं। अतरी का पुल नहीं बना तो पंकज गुप्ता दोषी है। आप हमको बताओ, पटका पुल का पुल नहीं बना तो क्या पंकज गुप्ता दोषी है? ये सारे इतने बड़े बड़े काम, बिजली का काम, अपने क्षेत्र की इतनी बड़ी समस्या आज 30-25 साल से लोगों के सामने खड़ी थी। परमोनी की सड़क से आज तक किसी ने इसकी तरफ देखने का ज्यादा काम किया हो तो बता दो, किसी ने देखा था? और मैं आपसे वादा करता हूँ, इसी मंच पे खड़ा हूँ, नटवा बाबा के सामने खड़ा हुआ हूँ, इन 2 सालों के अंदर इन सारे कामों को अगर सरकार के पैसे से करा पाया तो करा पाया। जैसे सिटी जेल ड्रेन साफ कराई है, सरोसी की सड़क अंदर की बनवा रहा हूँ, वैसे ही अपने पैसे से इन सारे कामों को करवाकर आपके सामने ही चुनाव को सारे काम में करवाकर आपके। जो विपक्ष के लोग कहते हैं, सत्ता के लोग कहते हैं कि विपक्ष में मैं काम नहीं करा पाऊंगा, तो ये मैं साबित करके दिखाऊंगा। और हमारी बात का अगर यकीन नहीं है आपको तो उन्नाव शहर चले जाओ, वहां भी 5 साल बहुत दूर रही है, 5 साल में चेयरमैन रहा हूँ।
एक गली के बच्चे से पूछ लेना, एक ठिलिया वाले से पूछना, आप अमीर आदमी से ना पूछना, आप किसी बड़े आदमी उद्योगपति से ना पूछना, लेकिन चाट का ठेले लगाए वाले व्यक्ति से पूछ लेना कि पंकज भैया कैसे आदमी हो, जो कहते हैं वो करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो भी कहेगा भैया इनसे बढ़िया आदमी नहीं मिलेगा। अगर मन भरे तब हमारा सहयोग करना, वरना हमारा सहयोग मत करना। दावे से आप भरोसा रखो हम आपके साथ इस परिवर्तन की बेला को, इस परिवर्तन की लहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम जब ग्रामीण क्षेत्र की राजनीति में आए तो हमने देखा बड़ी विकट परिस्थिति आता है। यहाँ लोगों से पूछते थे भैया आप तक की क्यों है, सड़क नहीं बनी है, नाली नहीं बनी है, बिजली नहीं है, तो भैया कि किसको दे वोट, अब किसी को तो देना ही था, एक को दे दिया। तो ये कोई कारण नहीं है वोट देने का, वोट देने का कारण होना चाहिए, ठोस कारण होना चाहिए। हम जाति के आधार पर वोट देते, हम धर्म के आधार पर वोट देते, हम सांप्रदायिकता के आधार पर वोट देते, तो हमारे क्षेत्र में ही विकास होने वाला नहीं। इस बात की गांठी बांध लो, आपकी कट गई, आपके बच्चों की भी कट जाएगी, लेकिन ये छोटे छोटे जो नाती पोते टहल रहे हैं, ये बड़े होकर जरूर हमारे लिए कहेंगे कि अगर हमारे दादा ने सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो हमारे गांव में बिजली, पानी, सड़क सब बंद हो। निश्चित मान लो। तो इसलिए हमको ठोस सोचना पड़ेगा। आज नेता सोच ले कि हमको भाई जात के नाम पे वोट मिल जाएगा तो हमको क्षेत्र में जाने की क्या आवश्यकता। हमको भी पसीना यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, आप लोगों के बीच में खड़े हैं, हमको भी अच्छा लगता है कि घर में पड़े रहे एसी के कमरे में, नहीं अच्छा लगता था, बढ़िया परिवार के साथ अच्छी अच्छी पिक्चरें देखें, हमको भी अच्छा लगता है। लेकिन हम क्यों घूम रहे गली गली, क्यों आप लोगों के साथ बैठ के काम करना चाहते हैं, क्यों आप लोगों के साथ जुड़कर क्षेत्र का विकास करना चाहते हैं। अगर नेता जान जाएगा कि जात के आधार पर हमको वोट मिल जाएगा तो कभी गांव झांकने नहीं आएगा। अगर नेता जान जाएगा कि धर्म के आधार पर हमको वोट मिल जाएगा तो कभी झांकने नहीं आएगा। और अगर नेता जान जाए कि सांप्रदायिकता के आधार पर हमको वोट मिल जाएगा तो कभी आपके दरवाजे पर कुंडी भी खटखटाने नहीं आएगा। और अगर ये जान जाए तो अब इस गांव के लोग बिना काम कराए, बिना उनके बीच में आए, बिना उनकी सेवा किए एक वोट नहीं देने वाले, तो रात को 12 बजे भी कुंडी खटखटाकर आपके दरवाजे पर आपसे काम पूछने जरूर आएगा। इस बात को मैं वादा करना चाहता हूं, जागरूकता होना चाहिए। हम तो गाँवों में जाते नौजवान मित्रों से लगातार कहा करते हैं कि भैया जागो, संभालो, बुजुर्गों ने जो किया सो किया, अब जो हो गया सो हो गया। आपके पास मोटरसाइकिल आप ना हो, जितना आप हमारे डंडा करोगे हम भी अधिकारियों के डंडा करेंगे, और उतना काम हमारे क्षेत्र में होगा, उतना विकास होगा, और विकास से ही हम लोग का काम चलेगा। अब आजकल देखो, आप हम लोग सुनते हैं अखबारों में 2-3 दिन से चल रहा कि विकास की गाथा गाई जा रही है समाजवादी पार्टी की सरकार द्वारा, साइकिल यात्रा निकाली जा रही है ना, आप लोग भी देख रहे हो, विकास की बात की जा रही है। एक होल्डिंग जगह जगह लगाई गई है, पूरे हुए वादे अब है नए इरादे। पढ़ाई के नहीं पढ़ा था आप लोगों ने, वो होल्डिंग लगी हुई है कई जगह, देखा होगा, पूरे हुए वादे अब है नए इरादे। तो हम भी विचार करने लगे यार ये वादे कौन से पूरे हो गए समाजवादी पार्टी के। ऐसे ही मन में विचार आया, जो ये होल्डिंगें लगा दी, पूरे हुए वादे अब है नए इरादे, तो इन्होंने तो वादा किया था। सौभाग्य से उस दिन हम अपने घर पे थे जब अखिलेश यादव जी चुनाव से पहले 2012 के चुनाव से पहले साइकिल यात्रा किए थे, और शुक्लागंज से उन्नाव पे साइकिल यात्रा चलाकर आए, और हमारे घर के सामने उन्होंने एक बड़ी मीटिंग की थी, हमारे घर के सामने पुल के ऊपर। तो हम भी छज्जे पर आकर उनका भाषण सुन रहे थे। तो सबसे पहले उन्होंने आते ही कहा, कोई भी पार्टी आती तो सबसे पहले किसका नाम लेती था, किसान का लेती नाम, किसान का नाम लेती, चुनाव आया किसान की याद आ गई, तो चुनाव खत्म, किसान की याद खत्म हो गई। तो सबसे पहले अखिलेश यादव जी ने किसान की बात कही, कहा भाई हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। याद आया दादा, कहा था कि नहीं कहा था। सरकार बन गई, कई हमारे बुजुर्ग किसान नौजवान मित्र चुनाव बाद जब हम हारे तो हमने लोगों से पूछा भाई वोट क्यों नहीं मिला हमको, कहीं भैया ईमानदारी बात बताए। कई लोग ईमानदारी से भी बात अपनी रखते हैं। हम आपको वोट देना चाहते थे, देने जा रहे थे, लेकिन वोट देते समय हमारे दिमाग में आया कि एक बार और साइकिल का जिता दो, इसका कर्जा माफ कर। हम सही बता रहे हैं। और किसान भाइयों ने आपको आशीर्वाद देकर, जो हमारा अन्नदाता हमारे बच्चों का पेट पालने का काम करता है, ईमानदारी से उसने आपको आशीर्वाद देकर आपकी सरकार बनाने का काम किया। आपने उसके साथ भी धोखा देने का काम किया। आपकी सरकार बन गई, आपने कर्जा माफ नहीं किया। बैंक के लोग वहाँ वो किसान इंतजार करता रहा कि आज कर्जा माफ होगा, कल कर्जा माफ होगा, उसका ब्याज बढ़ता रहा। बैंक के लोगों ने आरसी काट दी, तहसील से अमीन आ गया उनके घर की कुंडी खटखटाने के लिए, उनको तहसील में बंद करने के लिए, और कोई भी समाजवादी पार्टी का नेता उनके कंधे पर हाथ रख के लिए नहीं आया। बेचारों ने अपनी जमीन बेच बेचकर कर्जा अदा करने का काम किया। इससे बड़ा धोखा देने का काम नहीं होता। आपने कहा पूरे हुए वादे, आपने वादा किया था बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे, खत्म कर दी योजना। बच्चियों को कन्या विद्याधन योजना देने का काम करेंगे, खत्म कर दी योजना, बंद कर दी ये सब योजनाएं। आपने अपने नौजवानों से कहा था कि बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। भाई कितने नौजवान खड़े बताएं किसी को बेरोजगारी भत्ता मिला, मिला किसी को?
तो नौजवानों के साथ धोखा देना, बेरोजगारों के साथ धोखा देना, बच्चियों के साथ धोखा देना, किसानों के साथ धोखा देना, आपने धोखा देने के अलावा कोई काम नहीं किया। आप लिखते हो पूरे हुए वादे, अब है नए इरादे। आपने जो काम किया वो हम बता दें आपको। आपकी जैसे ही सरकार बनी, आपने भी अखबार पढ़ते होंगे, गांव के जितने लोग अखबार पढ़ते होंगे, रोज अखबार में पढ़ा होगा 2012 की सरकार बनने के बाद कि अड्डों पर गोलियां चल रही थी। थाने वाले अड्डे पे गोली चल गई, रहू वाले अड्डे पे गोली चल गई, कानपुर वाले अड्डे पे गोली चल गई कि सारे अड्डे तुरंत कब्जा कर लो, सरकार बदल गई है। बदल के नहीं बदल के दादा, ये हुआ कि नहीं हुआ? सारे अड्डे आपने कब्जा कर लिए। लड़ाई इस बात की होने लगी कि रहू का अड्डा हम लेंगे, थाने का अड्डा हम लेंगे, कानपुर का अड्डा हम लेंगे, सरोसी का अड्डा हम लेंगे। सारे समाजवादी पार्टी के लोगों ने कब्जा कर लिया। आपने लड़ाई किस बात की लड़ी? आपने मिट्टी खोदने का काम किया, आपने बालू खोदने का काम किया। आप जो काम कर रहे हो ये काम आपने थाने में दलाली कराने का काम किया। आज स्थिति है कि गांव-गांव में लड़ाई हो गई, आपस में परिवार में लड़ाई हो गई। तो ये पैदा करने का काम सिर्फ आपने किया। थानेदार कुछ नहीं कर रहा है। आप एप्लीकेशन लेके थाने में जाओ, थानेदार आपसे दूसरी पार्टी के पास जाएगा, कहेगा एप्लीकेशन आई, लाओ 1000 रुपया, और फिर दूसरा लेके जाएगा, उससे भी 1000 लेगा, और फिर आखिर में दोनों को 151 में चालान करके जेल भेजेगा। इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा थानों में। और ये कराने का काम अगर किसी ने किया तो समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया। हम तो लोग हमारे पास आते हैं, कहते भैया रात में खेत में सोना पड़ता, हमने किस लिए? कि रात में खेत न हो, सोए तो पता चला रातों रात समाजवादी पार्टी का कोई नेता हमारे खेत की मिट्टी चुरा ले जाए। और मिट्टी चुरा जाए बात छोड़ो, यहाँ तक की भी संकोच, यहाँ तक की भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जब जुर्माना आएगा, पकड़ने की बात आएगी, तो उस किसान को पकड़ा जाएगा जिसकी खेत की मिट्टी गई है, उसको पकड़ा नहीं जाएगा जिसने मिट्टी खोदी। ये स्थिति चल रही पूरे विधानसभा में। तो हम सबको जागरूक होने की जरूरत है, एकजुट होने की जरूरत है। इसीलिए मैं क्षेत्र में घूमता हूँ। एक अवसर है हम लोगों के सामने, केंद्र में इतनी बढ़िया सरकार चल रही मोदी जी की। 1 साल में आपने देखा कि पूरा विश्व मोदी जी के पीछे चलने के लिए तैयार है। इससे पहले विश्व में हमारी स्थिति क्या थी, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। साल भर पहले अखबार के पन्ने पढ़ते थे आप लोग, अखबार में देखिए क्या निकलता था। 1 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 2 लाख करोड़ का घोटाला हो गया, 3 लाख करोड़ का घोटाला हो गया। 1 साल से घोटाला सुनने को नहीं मिला था जब से मोदी जी की सरकार बनी। पूरा विश्व, हम लोग विश्व में 200 पावदान पे थे, 200 नंबर पे थे। आज जब मोदी जी ने 21 जून को योगा दिवस घोषित किया तो पूरा विश्व के लोग भारत के पीछे मोदी जी के पीछे चलते हुए एक समय में 195 देशों ने योगा करने का काम किया। इससे बड़ी गौरव की बात नहीं। पाकिस्तान के सैनिक हमारी सीमाओं में घुस जाते थे और हम लोग हाथ जोड़ा करते थे अमेरिका के आगे कि भाई 10 लाख करोड़ के पाकिस्तान को मना लो, बार बार हमारे लोगों को मार के ले आता है। हमारा सर शर्म से झुक जाता था, हम परेशान हो जाते थे, नौजवान दुखी हो जाता था। आज की क्या स्थिति है कि अगर म्यांमार में भी आतंकवादी हमारी सीमा में घुस के आते हैं तो हम भी उनकी सीमा में घुसकर उनको मारने का काम करते हैं। आपने अखबारों में पढ़ा हो। अब सर हमारा सर जो है गर्व से चौड़ा हो जाता है, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है कि दिल्ली में बैठी सरकार हमारी रक्षा करने के लायक। तो एक अवसर है। अब योजनाएं क्या हो रही, केंद्र से योजनाएं आती हैं, प्रदेश में लेखपाल उनका, एसडीएम उनका, तहसीलदार उनका, डीएम उनका, एसपी उनका, तो योजनाओं को घुमाने का काम करते हैं, योजनाओं को नाम बदलने का काम करते हैं। एक योजना हम बता दें, उसके बाद बात समाप्त कर देंगे, काफी लंबी बातचीत हो गई। एक योजना आती है वृद्धावस्था पेंशन, आती है ना वृद्धावस्था पेंशन। तो इस पेंशन में ये स्कीम, ये केंद्र सरकार की योजना, ये भी नहीं बताओ पाओ आपको, ये केंद्र सरकार की योजना है। और इस योजना में ये है जो 60 साल से 79 साल के बुजुर्ग हैं उनको 300 रुपया प्रतिमाह मिलेगा। 200 रुपया केंद्रांश है केंद्र सरकार का और 100 रुपया प्रदेश सरकार। और जो 80 साल के ऊपर के जितने बुजुर्ग हैं उनको 500 रुपया मिलेगा। इसमें 400 रुपया केंद्र सरकार का और 100 रुपया राज्य सरकार का। इसमें एक और नियम है, वो नियम यह है कि जिनकी आय 2 लाख से कम हो, जिनकी आय 2 लाख से कम हो, ये सीमा रखी है। और ये पूरे केंद्र की स्कीम है, 10 साल से पूरे देश में लागू है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बहुत छोटा सा इसमें परिवर्तन उन्होंने किया, उसमें भी घुमा दिया। उन्होंने जो 2 लाख की आय की सीमा थी उसको घटाकर 40,000 कर दिया। अब 40,000 1 रुपए के ऊपर के 2 लाख तक की जितनी पेंशन थी सबको धड़ाधड़ उड़ा के काट दिया पूरी पेंशन। और उसको काट, आज बुजुर्ग तमाम मिलते होंगे क्षेत्र में कि भैया पेंशन आती थी 1 साल पहले 2 साल पहले, अब आना बंद हो गई, अब आना बंद हो गई, परेशान घुमा करते हुए नई पेंशन बंद रही। कितने मिलते हैं आपको? बहुत मिलते हैं बुजुर्ग। और वो पेंशन पूरी उड़ा दी, उड़ाने के बाद एक फार्म छपाया, उसमें अपनी फोटो लगा दी। और ये कन्या विद्याधन वाली योजना और जो महामाया पेंशन योजना समाप्त की उसका पैसा निकाला, तो दोनों लगा बता दिया समाजवादी पेंशन की स्कीम लागू कर दिया, उसको बांटना शुरू कर दिया। नाटक मचा दिया, लूटने का काम कर दिया, पूरे प्रदेश को खाली कर दिया। सपा हो चाहे बसपा हो चाहे कांग्रेस हो, इन लोगों ने बारी बारी से प्रदेश को लूटने का काम किया और उसने हमेशा
दिल्ली में बैठकर इनको बचाने का काम किया, इसके अलावा अपने देश और अपने प्रदेश में कुछ हुआ नहीं है। अगर वास्तव में अपने क्षेत्र का विकास करना, आपने भी भाजपा की सरकारें देखी है, तो 17 में हम चल रहे हैं आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर। आप भी हमारा सहयोग करो, हम सब लोग मिलकर एक परिवर्तन की लहर लाएं, भाजपा की सरकार बनाएं। आप यकीन मानो इन समस्याओं को दूर करने में समय नहीं लगेगा। ऊपर से परिवर्तन, हम लोग जब छोटे थे तो सोचते थे कि समाज में गिरावट है, तो जब समाज सुधरेगा तो अपने आप सारी व्यवस्थाएं सुधर जाएंगी, लेकिन परिवर्तन हमेशा ऊपर से होता है। एक मोदी जी ठीक आए तो पूरा दिल्ली की सरकार ठीक हो गई। अगर एक मुख्यमंत्री सही आ गया, डंडा चलाने वाला आ गया, तो आप यकीन मानो कि उत्तर प्रदेश के लेखपाल तक की औकात नहीं समझिए बीन करा दो। इतनी स्थितियां बिगड़ गई अपने प्रदेश की। वही सिपाही डंडा लगा के वसूली कर रहे हैं, वही लेखपाल साले वही दिखा लगा के वसूली कर रहे हैं। इतने दुर्भाग्य की बात है। तो मित्रों, हम आप सबसे यही निवेदन करने आए हैं। आज ये अवसर नहीं था, लेकिन बातों बातों में काफी बात हो गई। हम आपके परिवार के भाई हैं, बेटे हैं, आपके घर के हैं। जब कभी बैठेंगे फिर लंबी चर्चा करेंगे, लेकिन ये समय है कि हम लोग मिलकर एकजुट हों। आज अगर हम लोग एकजुट नहीं हुए, किन्हीं कारणों से भी छोटे छोटे जाति संप्रदाय धर्म धन के लालच में आकर हम लोगों ने बार बार चूके की गलती की। आप देखो ना प्रधानी के चुनाव में क्या हुआ, क्वार्टर चल रहे हैं, रुपया चल रहा, और जो साइकिल से चलता था प्रधान, वो चुनाव जीतने बाद सीधे बुलेरो पा जाता। ऐसी कौन सी लगी हुई है पेड़ या पौधा लगा हुआ है जिससे वो तुरंत बुलेरो आ जाती है? आप देखिए समझ में नहीं गए हमको। कोई स्कॉर्पियो से आ गया, कोई फॉर्च्यूनर से आ गया। दादा तो प्रधान फॉर्च्यूनर से चलने लगे, हम लोगों को लेने सोचना पड़ता है, वो फॉर्च्यूनर से चलने लगा। तो ऐसी कौन सी स्कीम आ गई? होता क्या हम आपको बताएं। और अपने क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो लोग वर्षों से राजनीति कर रहे थे वो ठेका देते, छोटे छोटे ठेके, गाँव के ठेके देते हैं। रमेश भैया अपने बीच में आ गए, इनका भी स्वागत है। ये गाँव के ठेके देते हैं, कहीं पहुंच गए मान लो परियर, एक आदमी के घर में सीधे गाड़ी पहुंच गई, उसी को ठेका मिल गया, ये संभालो धन दौलत और उनका पंचायत जिता के हमको दो। गांव के वोट से मतलब नहीं, वोट गांव वालों का, और ठेका कौन लिए? वहां का नेता। अब वो ठेका लेके गांव जिता दिया, जीत भी गए गांव नेताजी, अब विधायक बन गए, सांसद बन गए, मंत्री बन गए। उसके बाद वो पूछा भाई गाँव तो हमने जिताया था, अब ये परियर वाला अड्डा हमारा हुआ। गलत तो नहीं कर रहे? अब शुरू हो गया परियर वाला अड्डा, जो उनके आगे वाला घाट है, कि ये घाट की बालू हमारी हुई, यहाँ की रेती हमारी हुई। अब आप लोगों का वोट भी गया और ठेका किसके पास पहुंच गया? उसके पास। इसलिए हम लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। बहुत लंबी चौड़ी बात कर ली, 17 का चुनाव आने वाला है, हम सब लोग परिवार के लोग हैं। आपको एक बात बता दें, हमेशा याद रखिए, जब आपके घर में चोरी होगी, आपके घर में लूट होगी या डकैत फानेंगे, तो आपका पड़ोसी, आपके गांव वाला आपकी मदद करेगा, बाहर वाला झांकने नहीं आएगा। आए तो बता देना। हम लोगों ने बाहर वालों को यहाँ बार बार मौका दिया कि हमारे यहाँ चोरी हुई, अब आ जाओ, हमारे यहाँ लूट हो गई, अब आ जाओ, हमारे यहाँ डकैती पड़ गई, अब आ जाओ। हम इंतजार करते रहे 70 सालों से, वो झांकने नहीं आ जाए। इसलिए हमें जागरूक होने की जरूरत है। हम सब परिवार के लोग हैं। अगर हमारे घर में बिजली नहीं आएगी तो यकीन मानो आपके घर में भी बिजली नहीं आएगी। ऐसी प्रदूषित हवा में हमको भी जीना है, आपको भी जीना है। जहाँ उन्नाव में आपके बच्चे पढ़ते हैं वहाँ हमारे भी बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन और नेता जो यहाँ से राजनीति करना चाहते हैं, उनके बच्चे कभी ना उन्नाव में पढ़े ना पढ़ेंगे। उनको ना यहाँ की बिजली मिली, ना यहाँ की बिजली मिलेगी, ना यहाँ हवा की पानी में यहाँ के जहाँ हम लोग रहते हैं ना यहाँ उनको मिलेगा। सब हम लोगों को झेलना है। इसलिए हमको अपने क्षेत्र में एक परिवार के रूप में अपने क्षेत्र को विकसित करने का काम करना है, एकजुट रहने का काम करना है। और जो बाहर से आ रहे हैं यहाँ पर राजनीति के माध्यम से व्यापार करने, उनको सबक सिखाकर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का काम करना है, वरना चूक हो जाएगी। आप निश्चित मानो आने वाले समय में हमारे बच्चे कहेंगे कि हमारे पिताजी ने सही समय पर सही निर्णय लिया होता तो आज हमारे गाँव में सारी व्यवस्था, चाहे बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे सड़क की हो, जरूर हो गई होती। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ, लड्डुआ बाबा को प्रणाम करना चाहता हूँ। बहुत लंबी चौड़ी बात हो गई, फिर बैठेंगे फिर लंबी चौड़ी बात होगी। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, बस उसको आखिरी में कहते हुए बात समाप्त कर दे कि अब चुनाव में हमारे आप लोगों ने हमको 55,000 वोटों से चुनाव जिताया। अब इससे बड़ा माला कोई नहीं हो सकता, तो अब माला पहनाने की आवश्यकता हमको समझ में नहीं आती। अब तो उन लोगों को हमको माला पहनाना चाहिए जिन लोगों ने ताकत लगाकर हमको इस युवक बनाया कि हम उनके चरणों की सेवा कर सके। इसलिए अगले कार्यक्रम में माला कम हो, बातें ज्यादा हो, यही निवेदन के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।